वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मानसी मित्तल। सो आज ये क्लास 11th फिजिक्स की 4th चैप्टर वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल की फर्स्ट वीडियो। सो आइए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? आज तक 9th-10th क्लास में हमने क्या सीखा है, वेक्टर्स का क्या मीनिंग है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे आप डेफिनेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी। अब मैं एक एग्जाम्पल से सिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। जैसे डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में। वाइल वी हैव अनदर टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर। इसके अंदर डायरेक्शन भी मायने रखती है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज जाके इस फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो को देखें। जैसे अगर किसी इंसान ए से लेकर बी पर गया एंड देन रिटर्न बैक हुआ वापसी, तो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो लेट्स से अगर 10 किलोमीटर है ए से बी तक, तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड 20 किलोमीटर्स हुआ। वाइल अगर सेम सिचुएशन हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करें कि कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया और फिर वापसी यहाँ आया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 काउंट होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वापसी अपनी पोजीशन पर ही आ गया। सो ये होता है फर्क वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में। डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ये रही हमारी 9th और 10th की बात, जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे। अब हम लोग फाइनल 11th में। सो 11th में एक कंडीशन और जुड़ जाती है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कुछ लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज वो लॉज को फॉलो करती है उसे ही हम वेक्टर कहते हैं। अब ये लॉज कौन से होते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बताऊंगी। इस वीडियो के एंड तक हम लोग उस लॉज पे चले जाएंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी, बाय द नॉट क्वांटिटी, बाय द रिप्रेजेंटेटिव अल्फाबेट। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय द लेटर वी, जो कि हमें पता ही है, एंड एन एरो अबव इट, जिसका जो हेड होगा वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल एस से। वाइल डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस विद एन एरो अबव इट। वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वी विद एन एरो। स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है विल रिप्रेजेंटेड विद सिंपल वी, ठीक है? तो ये वाली बात आपको मेरे ख्याल से अब क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है? पहले सबसे पहले रेजोल्यूशन टर्म का मतलब समझते हैं। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ टर्म रिजॉल्व, यानी रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ के सॉल्व करना, किसी चीज को डिवाइड करना। सो लेट अस कंसीडर, हम देखेंगे कि वेक्टर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर, ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड एन एरो अबव। सॉल्व कोई भी वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इट विल बी रिजॉल्व इन इट्स एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट, यानी एक इसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा और एक इसका वाई कॉम्पोनेंट होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्पोनेंट ए और सब टाइटल में एक्स प्लस द वाई कॉम्पोनेंट विद द डायरेक्शंस। तो अब इन कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं कैसे होते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जैसे ए वेक्टर है वो जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है इट विल बी ए कॉस थीटा। ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा से परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो इसका वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन थीटा, ठीक है? तो आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। ये ए है तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इट विल बी ए कॉस थीटा और उससे 90 डिग्री पे होगा ए साइन थीटा। बट मैं इसका आपको लॉजिकल रीजन देती। नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, 90 डिग्री का एंगल है, एंड इसी में हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है ये ए वेक्टर, ठीक है? ये कोई एंगल बना रहा है थीटा। लेट अस कंसीडर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है? फोर से हम कंसीडर करते हैं। अब देखो, आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
एंड साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम ये वाली वैल्यू इसमें डालने की कोशिश करें। लेट अस कंसीडर एक ट्राइंगल ई एफ जी। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही है इसकी जो डायगोनल है। अब ए की जो राइट ट्राइंगल है ई जी एफ, इसके अंदर कॉस थीटा की क्या वैल्यू है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दैट इज एफ जी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए। सो एफ जी हो गया ए कॉस थीटा की। एफ जी है क्या? एफ जी ये है, यानी ए का कॉम्पोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ए का कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में, जो मैंने आपको ए कॉस थीटा बताया था वो यहाँ से ए कॉस थीटा है। सिमिलरली हम साइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब ईजी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ईजी विल बी इक्वल टू एच एफ, तो आई विल रिप्रेजेंटेड बाय एच एफ अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? अगेन ई एफ which is a vector. So HF will be equal to a sin theta, यानी this is a sin theta and this is a cos theta. अब हम इसी चीज पर आ चुके हैं। बीच में हमारे पास एक वेक्टर है a which is making an angle theta with x axis, तो उसका जो x axis वाला कंपोनेंट है वो a cos theta है और जो y axis वाला कंपोनेंट है वो a sin theta है। ऑल्दो ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला, बट इसका काम आपको एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी आपको ये लर्न करने में, चीज़ों को लर्न करोगे आपको तो आसानी रहेगी, रट्टा मारोगे कभी ना कभी भूल ही जाओगे। सो आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो मेजरली 11th क्लास में हमारे पास दो लॉज ऑफ एडिशन है, वन इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन एंड सेकेंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इट सेज दैट इफ two sides of triangle, that is A and B, represent two vectors in both magnitude and direction, यानी कि अगर एक साइड PQ और दूसरी साइड QR रिप्रेजेंट कर रही है दो वेक्टर्स को A और B को, तो the third side that is PR will be equal to sum of the two vectors. That is, आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। The sum of two sides will be equal to the third side. That is, A vector plus B vector will be equal to R vector. So ये कहता है triangular law of vector addition। अब यहाँ से हमें इसका फायदा क्या है, हमें इससे क्या यूज निकालना है? अब इस पे जो क्वेश्चंस उठते हैं वो आते हैं मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्ट आया है। सो नाउ विल सी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो बहुत सिंपल है, अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो डिराइव करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए पहले डायग्राम समझते हैं। लेट अस कंसीडर क्या है, ये जो ट्राइंगल है PQR, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। सो लेट अस कंसीडर दैट B वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सो हम पहले इसको नाम दे देते हैं, इसको S नाम दे देते हैं। तो जो B वेक्टर है वो ग्राउंड के साथ यानी x एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रहे हैं। तो आप देखिए, अभी मैंने आपको वीडियो में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया, अब हम वो ही यूज करेंगे। B वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा बना रहे हैं, देन दिस विल बी इक्वल्स टू B cos थीटा, एंड उससे परपेंडिकुलर ये हो गया B cos थीटा, और B cos थीटा से 90 डिग्री पर दिस विल बी इक्वल टू B sin थीटा। तो ये बात आप क्लियर है, दिस इज B cos थीटा एंड दिस इज B sin थीटा। तो अब इसे ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल RST, लेट अस अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी RS स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी PS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर है। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले RS की वैल्यू क्या है? B sin थीटा।
देन पी एस की वैल्यू क्या है, पी एस देखो बना कैसे, पी क्यू प्लस क्यू एस, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हर जगह हम कहीं भी हर जगह मैग्नीट्यूड ही लेंगे। मैंने इसके ऊपर कोई एरो नहीं बनाया, वेक्टर नहीं रिप्रेजेंट किया। पी आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ऐसे पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सो फाइनली आर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल आर स्क्वायर। और अगर हम आर करें तो यहाँ पर इसका लगा दिया हमने अंडर। सो यहाँ ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है दिस। अब बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड थी, अब दोनों बात करेंगे ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, वो इसकी डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। तो अगेन आप ट्राइंगल आरएसपी को देखिए, इसके अंदर tan अल्फा की क्या वैल्यू होगी, tan की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज RS अपॉन बेस, दैट इज PS। RS is B sin theta and PS is A plus B cos theta. तो यहाँ से आपकी इसकी डायरेक्शन भी आ गई एंड मैग्नीट्यूड भी आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ इज क्वाइट सिमिलर। सेकंड लॉ जैसे मैंने आपको बताया, इट इज नॉट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है। पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इट स्टेट्स दैट इफ two adjacent sides of parallelogram represent two vectors in both magnitude and direction, then the diagonal of the parallelogram will be represented as the sum of the two vectors. यानी कि अब मैं इस डायग्राम को ट्राइंगल से पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ। आई एम मेकिंग अ लाइन पैरेलल टू QR over here. So there is a parallelogram PQRT in which two adjacent sides PQ and QR represent the two vectors. So जो diagonal है that is PR will represent the resultant vector, यानी sum of the two vectors. उसकी डेरिवेशन as it is ऐसी ही है, बिल्कुल सेम, सिर्फ आपको डेफिनेशन चेंज करनी है एंड आपको डायग्राम चेंज करना है और आपका ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिए जो कि अब कंप्लीट हो गए। अब इनके न्यूमेरिकल्स में यूज़ कैसे होगा? सो न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, आपको यूज़ कैसे करने हैं? वैसे तो बहुत वैरायटी आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे लेट अस कंसीडर अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O, उसने O से स्टार्ट किया एंड ही मूव्स इन द डायरेक्शन ईस्ट 10 किलोमीटर। वो स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईस्ट 10 किलोमीटर मूव हुआ, देन वो वहाँ जाके स्टैंड स्टिल हो गया एंड he moves in the north direction 15 किलोमीटर। सो पहले O से स्टार्ट किया, ईस्ट में गया 10 किलोमीटर, देन नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन आस्क कि उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है?
सो अब हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पहले आप रिजल्टेंट को छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी उसका इनिशियल पॉइंट था ए एंड फाइनल पॉइंट था क्यू, तो अब हमें ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस जानना है, हमें ओ क्यू जानना है। तो अब हम ये ओ क्यू कैसे जानेंगे? अब हम आ जाते हैं वापसी अपने वेक्टर लॉ। सो वेक्टर लॉ के हिसाब से मैग्नीट्यूड क्या था, अब पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। विल कंसीडर दिस एज ए वेक्टर एंड दिस इज एज बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो इनका रिजल्टेंट होगा विच विल बी इक्वल टू दी थर्ड साइड। हमें निकालनी क्या है? ओ क्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से इस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे? सारी मैग्नीट्यूड से पुट करनी है। सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर, बी विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर, एंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी जो एंगल ये यहाँ पर बना है, दैट इज, सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन की बात चल रही है, तो इट विल बी cos 90। विल सॉल्व दिस, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये चीज 0 ही होती है। तो फाइनली हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर के। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ पहले जाके थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए इस लॉज के ऊपर, सो दैट आपको ये अच्छे से हो जाए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉ नहीं है, इसमें जस्ट आपकी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज हो। अगर अब की बार मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो अब मैं कोई नया फॉर्मूला जनरेट नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, इस नेगेटिव साइन को बी के साथ रख दूंगी, नेगेटिव साइन को बी के साथ रख दूंगी, और जो ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था इसी फॉर्मूले में ए की जगह ए पुट करूंगी और बी की जगह माइनस बी पुट करूंगी। सो अब आप देखो इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं। बी की जगह आई पुट माइनस बी, angle remains the same, माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर के इक्वल ही है, एंड दिस माइनस साइन कम्स आउट। सो आपको कोई भी नई डेरिवेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नई चीज लर्न नहीं करनी है। ये सिंपल सी ट्रिक है आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। सिर्फ बी के साथ नेगेटिव लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं कहती हूँ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब आप मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि यहाँ पर किस साइन में चेंजेस आए हैं और किस साइन में चेंजेस नहीं है। सो हमारे यहाँ ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इससे आगे पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करूँगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।